प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। आयकर भरते वक्त आपके मन में कई सवाल होते होंगे कि किस तरह भरा जाए कि आपको टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले। और भी बहुत सारे मन में सवाल ऐसे लोगों के मन में होते हैं जो टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, उन्हें आयकर भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। इससे जुड़े कई सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन डोकानिया हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आयकर भरते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन्हें भरना चाहिए। मेरा पहला सवाल यही है कि आयकर सबको भरना चाहिए, और अगर सबको भरना चाहिए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए भरते वक्त? ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, उन्हें वैधानिक तौर पर रिटर्न भरने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर कंपनी या पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो उनका कोई भी इनकम अगर होता है तो उन्हें रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अमूमन आईटीआर भरने की आखिरी तारीख कब होती है? कई बार लोग इंतज़ार करते हैं कि और डेट बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा, तो क्या ये सही है या फिर जो तय समय है उसमें आईटीआर भर देना चाहिए? अमूमन आईटीआर फाइल करने की तारीख 31 जुलाई रहती है इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, जिनके खातों की ऑडिट नहीं होती है। इस बार चूंकि पोर्टल नया लॉन्च हुआ है और वो सही से काम नहीं कर रहा है, और कोविड भी एक इशू है, जिसके कारण सरकार ने इस रिटर्न को बढ़ा करके सितंबर किया था इसकी ड्यू डेट, जो फिर फर्दर एक्सटेंड होकर के 31 दिसंबर इसकी तिथि तय कर दी है। तो 31 दिसंबर तक लोग बिना पेनल्टी के अपने आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आईटीआर की जो तारीख है, अंतिम तारीख, उसके बाद अगर फाइल कर रहे हैं लोग, तो कितना उन्हें एक तरह से कहें कि एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है? इसकी कोई तय सीमा है? जो भी कानून बनता है तो उसके साथ ये भी कानून बनाया जाता है कि अगर इस कानून का अनुपालन नहीं करें तो क्या दंड दिया जाएगा। आयकर में भी हमारे ऐसा ही है। इसमें अगर आप नियत तारीख तक रिटर्न फाइल कर देते हैं तो किसी भी प्रकार का दंड नहीं है। अगर आप नियत तारीख के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं तो उसमें कुछ पेनल्टी के प्रोविजंस हैं जो डिपेंड करते हैं कि आपकी आय कितनी है और आप कितने विलंब से उस रिटर्न को भरते हैं। तो ये दंड 1000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक भी हो सकता है। जब खुद आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो एज अ एक्सपर्ट आप उनको क्या सलाह देंगे कि वो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको भरते वक्त? हमारे डिपार्टमेंट का ये मिशन भी है कि लोग खुद से आईटीआर फाइल कर सकें। इसका सिंप्लीफिकेशन किया जा रहा है, और अब तो प्रीफिल्ड आईटीआर की भी बात हो रही है, और प्रीफिल्ड आईटीआर आ भी रहा है, जिसमें लोग अपना इनकम का और डिटेल्स डिडक्शन का डिटेल चेक करके उसको स्वतः फाइल कर सकते हैं। फाइल करने से पहले जो व्यक्ति अपना रिटर्न फाइल खुद से कर रहे हैं उनको इंश्योर कर लेना चाहिए कि उनकी सारी इनकम वो लोग रिटर्न में समाहित कर लिए हैं, और इसके अलावा जो भी टीडीएस कटा है उसका सही उन लोगों ने एंट्री कर लिया है। क्योंकि कई बार होता है कि लोग पूरी इनकम डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं, या जो टीडीएस उनका कटा है वो सही से क्लेम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनको बाद में नोटिस का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर किसी टैक्स पेयर्स को इस तरह की नोटिस आती है तो क्या करना चाहिए उन्हें? नोटिस आती है, ज़रूर उसका कोई कारण रहता है। आपने रिटर्न में किसी प्रकार की कोई अनियमितता की है, या कोई सही से नहीं दिखाया है, या कई इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी होते हैं, और उसको आपने संज्ञान में रिटर्न फाइल करते संज्ञान में नहीं लिया है, तो आपको नोटिस आ सकता है। नोटिस आए तो घबराए नहीं। अगर नोटिस का जवाब आप खुद से दे सकते हैं तो उसका जवाब ऑनलाइन पोर्टल पे आप दे सकते हैं, या किसी अपने जो आपके कर विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह लेकर के भी आप अपने रिटर्न नोटिस का जवाब दे सकते हैं। इस वक्त तक, जिस वक्त अभी डेट बढ़ा दिया गया है, बता रहे 31 दिसंबर तक कर दी गई है तारीख, तो इस वक्त तक सरकार के पास कितना पैसा आ जाता था, कितना नुकसान हुआ है इससे, इसका कोई आकलन है? देखिए, वैसे तो पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है, उसमें कई खामियां हैं।
तो उसके चलते रिटर्न फाइल करने में परेशानी हो रही है और रिटर्न के अलावा भी कई नोटिसेस के जवाब दाखिल करने में परेशानी हो रही है। कई लोग जब अपने इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन करते हैं उसी समय में टैक्स देते हैं, तो उसके कारण सरकार का रेवेन्यू कुछ लेट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टैक्स जो है वो कलेक्ट होता है एडवांस टैक्स के तौर पे। तो ज़्यादातर टैक्स का संग्रह सरकार का हो जाता है, उससे सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत टैक्स कलेक्शन जो है वो डिले हो सकता है। सर, अभी कुल कितने तरह के ITR फॉर्म हैं और उन्हें भरते वक्त जो भर रहे हैं उनको कौन सा ITR फॉर्म भरना सही होगा, ये कैसे वो उसका चयन करेंगे? टोटल 8 प्रकार के ITR होते हैं। उसमें जिनका सिर्फ ये 8 प्रकार के ITR इसलिए बनाए गए हैं ताकि जिनको जिस इनकम का है उनको वही इनकम का ITR सिलेक्ट करके वो भर लें, तो उनको अननेसेसरी ज़्यादा रिटर्न में ज़्यादा कॉलम भरने की आवश्यकता नहीं हो, इससे वो सिंपल हो जाए। तो जिनका सैलरी और मान लीजिए बैंक इंटरेस्ट या अदर सोर्सेस से इनकम है वो सहज फॉर्म भर सकते हैं। जिनका बिजनेस का भी इनकम है साथ में सैलरी का भी इनकम है उनको ITR 3 सिलेक्ट करना है। उसी प्रकार जो ट्रस्ट NGO होते हैं उनके लिए ITR 7 है, पार्टनरशिप फर्म कंपनी के लिए ITR 5 है, तो सबके लिए अलग अलग डिफाइंड है। ज़्यादातर लोगों के लिए ITR 1 जो सहज है, ITR 2 और ITR 3, इसी में मैक्सिमम लोगों का ITR भरा जाता है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो अभी हमने बात की कि एक LIC की पॉलिसी है तो उससे टैक्स में छूट मिल जाती है, तो ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं वो यही जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें की जाएं या कौन कौन कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाए कि उन्हें टैक्स में छूट मिले। तो आप कोई सलाह उन्हें देना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, टैक्स में जो छूट मिलता है वो डिडक्शन के तौर पे वो सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपये तक का मिलता है। उसमें लाइफ इंश्योरेंस है, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट है जो आप किसी बैंक में करवा सकते हैं, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड आता है वो आप करवा सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं, बच्चों के स्कूल के फीस देते हैं उसमें आ सकता है। तो इस तरह के कुछ सारे इन्वेस्टमेंट बोल लीजिए या खर्चे बोल लीजिए, जैसे ट्यूशन फीस बच्चे का है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक तरह का खर्च है। तो ये सब में अगर आप पैसा डालते हैं तो इसके लिए सरकार छूट देती है। इसके अलावा मेडिक्लेम अगर लेते हैं तो उसमें 1.5 लाख के अलावा 25,000 रुपया और मिलता है, और सीनियर सिटीजन अगर हैं तो वो 50,000 रुपये तक मिल सकता है। सेक्शन 80 TT में अगर सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट है तो वो 10,000 रुपये तक उसकी भी छूट मिलती है, और 50,000 एडिशनल मिलता है सेक्शन 80 CCD में, जो पेंशन नेशनल पेंशन फंड टियर 1 में अगर इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा 80G में अगर आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जितना पैसा देते हैं वो भी आपकी इनकम से डायरेक्ट माइनस हो जाता है। तो कोरोना के टाइम में कई लोगों ने PM केयर फंड में पैसा दिया है और उन लोगों को उसका डिडक्शन भी मिला है। तो ये सब हैं 1.5 लाख रुपया 80C में, 50,000 रुपया 80 CCD में, 25,000 रुपया आपका 80D में, 10,000 रुपया 80 TTA में। ये सब आप इन्वेस्ट करके अपने टैक्स को कुछ बचा सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।